बर्ड सिंड्रोम होता है दूसरा, ठीक है। उसके बाद ये बता रहे हैं कि मेल ब्रेस्ट फुल अच्छा ये इसमें एक्चुअली क्या होगा कि जॉन्डिस होगा बच्चे को दूध पीने की वजह से, ब्रेस्ट फेड मिल्क, ठीक है। तो उसकी वजह से जॉन्डिस के साइंस आ रहे होंगे, दैट इज़ द ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। फिर आता है कि ये वाला एक 21 ईयर्स ओल्ड वुमेन है, उसके यूरिन में जो है ना डार्क होना शुरू हो गया। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वो यूज़ कर रही थी, ठीक है। उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि इसको एक्चुअली क्या हुआ हुआ है कि ये वाला येलो कलर टू द स्किन होना शुरू हो गया, उसका सीरम में बिलीरुबिन लेवल उसके ज़्यादा होना शुरू हो गए। लिवर में वो ब्लैक कलर का नज़र आना शुरू हो गया, ठीक है, ब्लैक, ग्रॉसली ब्लैक होना शुरू हो गया लिवर। पिगमेंटेड साइटोप्लाज्मिक ग्लोब्यूल्स नज़र आना शुरू हो गए। म्यूटेशंस जो जिस जीन में आई हुई थी वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन 2 था। तो अब म्यूटेशन जो है किस में आई होगी ना, तो ये सारे एक्चुअली क्या हो रहे हैं कि उसको जॉन्डिस हो रहा है, ठीक है, जॉन्डिस हो रहा है उसको किस वजह से, एक इंजाइम ख़राब है उसका। अच्छा ये होता है एक होता है ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम, ठीक है, ड्यूबिन जॉनसन होता है और एक रोटर होता है। इन दोनों में क्या होता है कि लिवर ने जब बाइल बना लिया होता है ना, तो उसने अब बाइल को रिलीज़ करना होता है डक्ट के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए एक यहाँ पे एक कैनालिक्यूला होता है, केनाल होती है, उसके थ्रू उसने लिवर ने भेजना होता है, ठीक है। जब वो कैनालिक्यूलाई जो होता है उसका इंजाइमेटिक डिफेक्ट होगा ना, इम्पेयर्ड कैनालिकुलर ट्रांसपोर्ट, उसकी वजह से जो डिज़ीज़ होगी वो ड्यूबिन जॉनसन होती है। रोटर भी इसमें ही होती है, लेकिन ड्यूबिन का एक ख़ास करैक्टरिस्टिक होती है जो उन्होंने यहाँ बताई हुई है कि उसमें यूरिन, उसमें जो ब्लैक कलर का हो जाता है क्या, लिवर, ठीक है। तो लिवर ड्यूबिन जॉनसन में ब्लैक कलर का होता है, रोटर में नहीं होता। दोनों में सेम थिंग यही होती है कि कैनालिकुलर ट्रांसपोर्ट ख़राब होता है। लिवर जो है वो कॉन्जुगेट तो कर लेता है बिलीरुबिन को यो, लेकिन वो कैनालिकुलाई से आगे नहीं भेज पाता। तो ये इसका आंसर होगा। फिर वो बता रहे हैं 44 ईयर्स ओल्ड मैन है, उसको सडन ऑनसेट है राइट क्वाड्रेंट पेन की। इस साइड से उसको हेपेटोमेगैली है, और मेन चीज़ इसमें क्या है, बर्ट कैरी सिंड्रोम, ठीक है। बर्ट कैरी सिंड्रोम क्या होता है, जिसमें जो हमारी हेपेटिक वेन होती है उसकी थ्रोम्बोसिस हो जाती है। तो इसका आंसर ये होगा। फिर आता है 27 ईयर्स ओल्ड वुमेन है, और उसको हेडेक्स, मसल पेन, एनोरेक्सिया, नोज़िया, वॉमिटिंग है। वो कह रही है मैंने कोई अल्कोहल ड्रग यूज़ नहीं की थी। जब हमसे पूछा गया तो वो बता रही है कि उसको जो टेस्ट आ रहा है ना, उसका कॉफ़ी एंड सिगरेट्स का टेस्ट उसका लॉस हो गया। फिर उसका जो स्क्लेरा है वो येलो कलर के होना शुरू हो गए हैं। बाकी बिलीरुबिन उसका थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ हुआ है, 1.2 से ज़्यादा हुआ हुआ है ना। माइनर ट्रांसफरेजेस जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हुए हैं। तो ये क्या होगा, तो जो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होता है ना, उसकी 3 फेजेस होती हैं। सबसे पहले वो बिल्कुल जो है अभी स्टार्ट होता है ना, तो उसको कहते हैं प्रोड्रोमल फेज़, ठीक है, मतलब कि अभी स्टार्ट हुआ है। फिर होती है इक्टेरिक फेज़, ठीक है, जिसमें क्या होता है जॉन्डिस की चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। फिर कन्वलेसेंट स्टेज होती है कि जिसमें वो थोड़ा सा आगे मतलब या तो रिकवरी हो जाएगी या क्रोनिक में चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब जो प्रोड्रोमल फेज़ होती है ना, उसमें इस तरह के कुछ साइंस आ रहे होते हैं, हेडेक, मसल पेन, एनोरेक्सिया, नोज़िया, वॉमिटिंग, ऑल्टर टेस्ट। तो ये सारा ऑल्टर टेस्ट जो है ना, ये एक्यूट में आता है। क्रोनिक में इस तरह की चीज़ें नहीं ख़त्म हो जाती हैं, टेस्ट ऑल्टर होना वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं आ रही होती। तो प्रोड्रोमल फेज़ में क्या होता है कि लॉस ऑफ टेस्ट या टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, या इस तरह के साइंस आते हैं, तो ये एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है 300 पे के 4 ईयर्स ओल्ड बॉय, उसको फटीग और मलेज है, और जो है सेवरल अदर चिल्ड्रन इन द डे केयर सेंटर, वो भी जो है उनको भी सिमिलर इलनेसेस हैं, ठीक है। अब लिवर टेंडरनेस हुई हुई है, लिम्फेडिनोपैथी हुई हुई है, और हमें क्या मिल रहे हैं, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स और बिलीरुबिन मिल रहा है। माइल्ड इलनेस उसकी ख़त्म हो गई है। तो अब कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा, तो थोड़ी देर के लिए जो काम कर रहा था वो हेपेटाइटिस ए था ना, एक्यूट फेज़ था। बाकी तो इतने जो हैं वो नहीं होते, ठीक है। आपको पता है क्यूट होता है, और बहुत से बच्चे जो हैं वहाँ पे डे केयर में काम मतलब थे, खाना वगैरह खा रहे होंगे इस तरह का, जिसकी वजह से उनको ये साइंस आए थे, ठीक है। फिर 300 पे आ जाता है कि कौन सी हेपेटिक प्रोफाइल है जो कि एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है। जब भी एसिम्प्टोमेटिक आए ना, कैरियर आए, साथ ही आपने निकाल देना है किस किस को, हेपेटिक जो ई एंटीजन है उसको निकाल देना है, ठीक है। और जो सरफेस एंटीजन है, क्योंकि क्रोनिक स्टेज है तो ऑब्वियसली सरफेस एंटीजन प्रेजेंट होगी, और इसकी एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि वो अभी रिकवरी नहीं हुई हुई, रिकवरी में आती है ये वाली एंटीबॉडी, और कोर एंटीबॉडी तो होती ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये वाला डी का ऑप्शन होगा। जब भी आपको कैरियर की स्टेट समझ आए ना, साथ ही आपने ई एंटीजन को निकाल देना है, क्योंकि ई एंटीजन जो होती है ये इन्फेक्टिविटी को प्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे इन्फेक्टिविटी तो है ही नहीं, क्योंकि वो कैरियर है, एसिम्प्टोमेटिक है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है।
फिर आता है 48 ईयर्स ओल्ड मैन है, उसको फटीग है और जो है उसके एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स, लिवर बायोप्सी में हमने देखा कि उसको जो है स्टेज 1 फाइब्रोसिस है, पीस मील नेक्रोसिस है। पीस मील नेक्रोसिस जब भी आएगी तो आपने क्रोनिक हेपेटाइटिस जो है ना उसको क्लिक करना है। वो आपको याद होगा, आपने बुक पे देखा होगा, वो जो ब्रिजिंग नेक्रोसिस शुरू हो जाती है, मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस इन्फेक्शन में, ठीक है। तो वो पीस मील नेक्रोसिस जो होती है क्रोनिक में आती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है कि बेस्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा। तो इसमें ये होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द लिमिटिंग प्लेट विद इन द नेक्रोसिस ऑफ द हेपेटोसाइट सराउंडिंग द पोर्टल ट्रायड, कि जो पोर्टल ट्रायड है उसके इर्द गिर्द जो है नेक्रोसिस वगैरह हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है हेपेटोसाइट्स की, और ये हमारी क्रोनिक हेपेटाइटिस की जो है ना करैक्टरिस्टिक चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद आता है कि 48 ईयर्स ओल्ड मैन प्रेजेंट द फटीग एंड मलेज, और फिजिकल एग्जामिनेशन इज़ अनरिमार्केबल एक्सेप्ट फॉर द स्लाइट टेंडरनेस इन द अपर राइट क्वाड्रेंट ऑफ हिज एब्डोमेन, ठीक है। मतलब लिवर की साइड पे प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिवर एंजाइम्स एलिवेटेड हुए हुए हैं। उसके बाद बता रहे हैं कि उसको हाइपर बिलीरूबिनीमिया है और AST ALT उसके राइज हुए हुए हैं, ओके। उसके बाद वो कह रहे हैं कि पोर्टल ट्रायड पे क्या हो रहा है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चल रही है पोर्टल ट्रायड्स की। उसके बाद बता रहे हैं मॉडरेट फैटी चेंज भी है, और कोई हमें जो है ग्राउंड ग्लास साइटोप्लाज्म नहीं मिला, ठीक है। अब विच ऑफ द वायरल प्रोटीन्स थॉट पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द परसिस्टेंट इन्फेक्शन। परसिस्टेंट इन्फेक्शन जब भी आ जाए ना तो मीन्स दैट के क्रोनिक इन्फेक्शन चल रहा है, और आपको पता है क्रोनिक हेपेटाइटिस कौन करवाता है, हेपेटाइटिस C, और उसकी E2 प्रोटीन जो होगी वो ये क्रोनिक हेपेटाइटिस में लिंक्ड होगी, ठीक है। एंड वाली लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट थी बस। उसके बाद आता है कि 49 ईयर्स ओल्ड वुमेन है, उसको इंक्रीजिंग फटीग है, लिवर एंजाइम्स उसके एलिवेटेड हुए हुए हैं, ठीक है। और जो है उसके बाद वो बता रहे हैं कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चल रही है पोर्टल ट्रायड्स की, और कोई हमें ग्रैनुलोमास नहीं मिल रहे, फाइब्रोसिस भी नहीं है, और एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज़ जो हैं वो भी वो हमें नज़र आई हैं, ठीक है। एंटी स्मूथ मसल्स मतलब AM, ठीक है, मतलब कि एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज़ और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ हमें नज़र आई हैं पेशेंट के सीरम में, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, नीचे इन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, वैसे ना ये एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ ये आपको पता होगा किस में पॉजिटिव होती हैं, प्राइमरी बिलियरी सिरहोसिस में होती हैं, ठीक है। सॉरी, प्राइमरी बिलियरी कह रही हूँ, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस में एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। और जो AMA अगर हो मतलब एंटी जो हमारी माइटोकॉन्ड्रियल हैं वो किस में पॉजिटिव होती हैं, प्राइमरी बिलियरी सिरहोसिस में। तो ये आपने अगर टेबल किया हुआ है ना तो आपको पता होगा कि एंसा जो होती हैं वो हमारी प्राइमरी स्क्लेरोसिंग में जो है वो पॉजिटिव होती हैं। फिर आता है डायलेटेड साइनोसाइड्स हमें मिल रहे हैं, इरेगुलर सिस्टिक स्पेसिस मिल रही हैं, और उसकी वजह से इंट्रा एब्डोमिनल हेमरेज स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब वो कौन से जो है ना, कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिन्होंने ये करवाया है, तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो होते हैं, कहते हैं कि बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे हेपेटोसाइट्स को इंजर करती हैं, और उसमें से एक हमारा है पीलियोसिस हेपेटाइटिस, ठीक है। पीलियोसिस हेपेटाइटिस जो होता है ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की वजह से होता है, ठीक है। और कभी कभार ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की वजह से भी होता है, और इसमें ये होता है कि एबनॉर्मेलिटी हो जाती है हमारे हेपेटिक ब्लड फ्लो की, जिसकी वजह से जब हेपेटिक ब्लड फ्लो जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगा तो उसकी वजह से साइनोसाइड डायलेट कर जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे इरेगुलर ब्लड फिल्ड लेक्स बन जाते हैं, ठीक है। इस तरह की जब ये जो एबनॉर्मेलिटी होती है ना ब्लड वेजल्स की, उनके सर्कुलेशन की, तो ये इसको हम कहते हैं पीलियोसिस हेपेटाइटिस, और दिस इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ द एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ठीक है। फिर आते हैं 49 ईयर्स ओल्ड मैन है और उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब वो ना बेंच ड्रिंकिंग उसने की है, उसके गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज जो है वो इंक्रीज़ हो गया, लिवर बायोप्सी में फैटी चेंज मिल रहा है, और कौन से जो है बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटी जो है वो इसमें है, ठीक है। तो अब आपको पता है ना कि जब हमारा अल्कोहल होता है, अगर आपने अल्कोहलिक हेपेटाइटिस पढ़ा है, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ पढ़ी है, तो उसमें आपको पता होगा कि हमारा जो अल्कोहल होता है ना वो डिहाइड्रोजिनेज से पहले एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और फिर जो है डिहाइड्रोजिनेज उसको जो एसिटाइल को ए में कन्वर्ट करता है। तो ये जो दरमियान में बनता है ना ये एसिटाल्डिहाइड और एसिटाइल को ए, इसमें हमारा NADH की प्रोडक्शन होती है,
NADH आगे से फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है और हमारे हेपेटोसाइट्स की इंजरी करवाता है। तो दिस इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ द NADH प्रोडक्शन ड्यू टू द इनटेक ऑफ द अल्कोहल, ठीक है। फिर 55 ईयर्स ओल्ड मैन है और उसको इंक्रीजिंग फटीग है, वीकनेस है, एनोरेक्सिया जॉन्डिस है, फिजिकल एग्जामिनेशन में एसाइड्स और ये हमें गायनोकोमेस्टिया मिल रहा है, और रीजनरेटिव नोड्यूल्स मिल रहे हैं, फाइब्रोसिस मिल रही है। तो एक्सेस कोलेजन जो होते हैं, सोर्स क्या है आपको पता है, हमारे स्टीलेट सेल्स जो हैं ये हमारे कोलेजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये आपका यूक्यू भी आया हुआ है कि कोलेजन टाइप 1 और कोलेजन टाइप 2 टाइप 3 जो है ना ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये कौन से सेल्स होते हैं, स्टीलेट सेल्स होते हैं। स्टीलेट सेल्स जो होते हैं इनको आइटो सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये फैट स्टोरेज सेल्स होते हैं। आई थिंक इनके अंदर विटामिन ए स्टोर होता है, आई डू रिमेंबर इफ़। तो आइटो सेल्स भी हम इनको कहते हैं और स्टीलेट सेल्स भी कहते हैं, तो ये आपने याद रखना है इसका ऑल्टरनेटिव नेम। फिर 45 ईयर्स ओल्ड ओबीज वुमेन है, इंक्रीजिंग फटीग मलेज है, उसको राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपरलिपिडीमिया है, लिवर एंजाइम्स उसके एलिवेटेड हैं, कोलेस्ट्रोल उसका एलिवेटेड है, ठीक है। तो हमें पता चला कि नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस मीन्स दैट उसने अल्कोहल नहीं लिया लेकिन फिर भी वो हो गई है, बिकॉज उसको जो फैटी लिवर डिजीज़ हुई है वो उसके किस वजह से हुई है, ओबेसिटी की वजह से, ठीक है। तो हम जो है क्या ऐसा प्रोसीजर करेंगे जिससे हमें जो है वो नज़र आ जाएगा कि उसको अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो ऑब्वियसली हम लिवर बायोप्सी करवाएंगे, जिससे हमें लिवर बायोप्सी में क्या नज़र आएगा, माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे वो हमें जो फैट सेल्स वगैरह मिल रहे होंगे, उसकी करैक्टरिस्टिक चीज़ें मिल रही होंगी, ठीक है, लिवर बायोप्सी करवाने पर। तो इसका आंसर होगा लिवर बायोप्सी, ठीक हो गया। उसके बाद आता है कि 36 ईयर ओल्ड मैन है और इसमें इन्होंने सारा बताया हुआ हीमोसिड्रिन की डिपोजिशन हुई है, ठीक है। अब हीमोसिड्रिन जो होता है, हीमोसिड्रोसिस अगर आपने पढ़ा हो, हीमोसिड्रोसिस जो है हीमोक्रोमेटोसिस, ठीक है, उसमें कौन से जीन की एब्नॉर्मेलिटी होती है, दैट इज़ एक्चुअली द HFE जीन। और अगर आपसे पूछा जाए विल्सन्स डिजीज़ में किसकी एब्नॉर्मेलिटी होती है तो दैट इज़ ATP7B, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। उसके बाद 5 ईयर्स ओल्ड गर्ल है, उसको स्वीयर वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, उसको वायरल इन्फेक्शन था। हमने उससे पूछा कि क्या हुआ एस्पिरिन, वो कहती मैं एस्पिरिन ले रही थी, वायरल इलनेस, ठीक है। और ये दोनों कंबाइन हो जाएं जो मीन्स दैट कि एस्पिरिन भी वो ले रही हो और वायरल इलनेस भी उसके अंदर हो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को राय सिंड्रोम, ठीक है, राय सिंड्रोम। तो इसमें कोई कॉपर का काम नहीं है, ठीक है। इसमें हमारे जो है मैलरी बॉडीज़ हमें किस में मिल रही थी, फैटी लिवर में मिल रही थी ना। तो इसमें एज सच मैलरी बॉडीज़ का काम भी नहीं होगा ना, मैलरी बॉडीज़ का भी कोई काम नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद आता है कि PAS पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब जो है जो PAS पॉजिटिव होते हैं ना, ये अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन में मिलते हैं, ठीक है। PAS पॉजिटिव आपको याद है, अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन का हमने जो है वो टॉपिक पढ़ा था और आपने कहा था कि जो, अब मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करवाऊँ, हीमोक्रोमेटोसिस में हम कर रहे थे प्रूशियन ब्लू स्टेन से हम स्टेनिंग कर रहे थे। जो विल्सन्स डिजीज़ थी उसमें हम रोडामीन स्टेन यूज़ कर रहे थे, और जो अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन थी उसको हम PAS पॉजिटिव से कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा कि PAS पॉजिटिव से कर रहे थे, ठीक है, ये आपका था। उसके बाद होता है कि अच्छा, अब जो PAS नेगेटिव होते हैं ना, PAS नेगेटिव वो होती हैं किसमें, ड्यूबिन जॉनसन में, ठीक है। ड्यूबिन जॉनसन मैंने आपको बताया था जिसमें हमारा लिवर ब्लैक हो जाता था, तो ये ड्यूबिन जॉनसन में होती हैं जो PAS नेगेटिव होती हैं, ठीक है। तो रह कौन सा गया, मार्क्ड माइक्रोवेजिकुलर स्टीटोसिस, ठीक है। अब मतलब उसके अंदर जो है छोटे छोटे वेजिकल्स की फॉर्म में स्टीटोसिस होगी, लेकिन हाँ, राय सिंड्रोम इज़ एन एक्यूट पोस्ट वायरल इलनेस जो कि बच्चों में होता है और एस्पिरिन की लेने की वजह से होता है। इसमें इंसेफेलोपैथी होती है, फैटी लिवर डिजीज़ होती है, माइटोकॉन्ड्रियल इंजरी होती है, और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें क्या मिलता है, बर्डिंग और ब्रांचिंग माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहे होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो इंजरी होती है उसके रिजल्ट में क्या होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल की डिक्रीज एक्टिविटी हो जाती है और यूरिया साइकिल की डिक्रीज एक्टिविटी हो जाती है। डिफेक्टिव उसकी वजह से जो फैट्स होती हैं उनकी डिफेक्टिव ऑक्सीडेशन होती है जिसकी वजह से फैटी एसिड जमा हो जाते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर था जिसकी वजह से राय सिंड्रोम में किस तरह से स्टेटोसिस होती है, फैट डिपोजिशन होती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ख़राब होने की वजह से। अच्छा, उसके बाद 36 ईयर ओल्ड मैन है, उसको जॉन्डिस और प्रेराइटिस है,
ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन पर डिफ्यूज येलो डिस्कलरेशन स्किन की मिल रही है हमें, एलिवेटेड अल्कलाइन फॉस्फेटेज मिल रहा है, एंटी न्यूक्लियर भी हमारे पास एलिवेटेड नहीं है, AMAB भी पॉजिटिव नहीं है, मींस दैट इसमें कोई प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस और प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस नहीं हो रहा, ठीक है। रिएक्टिव हेपेटोसाइट्स में हमें फाइब्रोसिस मिल रही है, पोर्टल ट्रैक्ट्स में हमें फाइब्रोसिस मिल रही है, बाइल डक्ट्स के अगेंस्ट और कोई ग्रैनुलोमास हमें नहीं मिल रहे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि वो लिवर ट्रांसप्लांट जो है उसका वेट कर रहा था लेकिन उसको मैलिग्नेंसी हो गई, वो मर गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर्स इज़ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड विद द लिवर डिजीज़। तो इतना ज़्यादा उन्होंने पूछा और फिर पूछा कि कौन सा ट्यूमर हो सकता है, ठीक है। तो अब जो है इसमें होता तो अच्छा, तो कौन सा ट्यूमर हो सकता है ना जिसकी वजह से ये सारे जॉन्डिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, प्रोराइटस हो रहा है, येलो डिस्कलरेशन हो रही है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज ज़्यादा हुआ है, मींस के सम काइंड ऑफ बाइल की प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन जो कैंसर है वो कौन सा होता है, कोलेंजियोकार्सिनोमा, ठीक है। कोलेंजियोकार्सिनोमा इज़ एक्चुअली द रिलेटेड टू द बाइल डक्ट्स, वहाँ पे हमारे पास जो है कैंसर होगा तो उसमें ये आता है, ठीक है। और उसमें फाइब्रोसिस और बाइल डक्ट्स वगैरह उधर हुई हुई है लेकिन ग्रानुलोमास नहीं है और ये सब कुछ, ठीक है। तो कोलेंजियोकार्सिनोमा, ठीक है। फिर आता है 26 ईयर ओल्ड है और उसको राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, लास्ट सिस्ट है उसकी राइट लोब ऑफ द लिवर में, ये सारा उन्होंने बताया हुआ है और बाद में बताया ब्रूड कैप्सूल्स हैं। तो आपको पता है ये सारे जो हमारे लिवर के अंदर एक बड़े बड़े कैप्सूल्स बना देता है एक ऑर्गेनिज्म होता है हाइड्रेटिस सिस्ट, ठीक है। ये हाइड्रेटिस सिस्ट जो है इसको हम कहते हैं, तो ये वो ब्रूड कैप्सूल्स आपने पढ़े होंगे माइक्रो में। फिर ओवल लीजन है हमें राइट लोब ऑफ द लिवर में मिल रही है और सर्जिकल रिसेक्शन में सिंगल वेल डिमार्केटेड लीजन है, प्रोमिनेंट सेंट्रल वाइट स्कार है, ठीक है। तो अब ये जो है क्या होगा, तो दिस इज़ एक्चुअली द बी फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया। अब वो ये होता है फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया जो है ये, इसमें ग्रॉस अपीयरेंस में हमें क्या नज़र आता है, फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया, मतलब एक जगह पे हाइपरप्लेजिया हुआ है एक रीजन में, ठीक है। इसमें मिलता क्या है, हमें सेंट्रल स्टेलेट स्कार मिलता है, ठीक है, विद इन द ट्यूमर, और माइक्रोस्कोपिकली हमें हेपेटिक नोड्यूल्स मिलते हैं, फाइब्रस बैंड्स मिलते हैं और प्रोलिफरेटिंग बाइल डक्ट्स मिलती हैं, ठीक है। और ये जो ट्यूमर होता है ये रिलेट करता है टू द बर्थ कंट्रोल पिल्स, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से मेलिग्नेंसी जो है वो नहीं होती, ठीक है। तो ये था इसका कि राइट लोब ऑफ द लिवर में एक छोटी सी ओवल सी लीजन नज़र आ रही है जो कि हमें सर्जिकल रिसेक्शन पे सिंगल वेल डिमार्केटेड लीजन हैज़ प्रोमिनेंट सेंट्रल स्टेलेट स्कार, ठीक है। तो ये फोकल है ना, एक जगह पे ओवल सी लीजन बनी हुई है, फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया, ठीक है। तो ये इसके बारे में था। उसके बाद है 51 ईयर्स ओल्ड मेल है, अल्कोहलिक है, उसको क्रोनिक लिवर डिजीज़ है, इंक्रीजिंग वेट लॉस, एसाइड्स हैं, ठीक है। तो जब हमने देखा तो हमें क्या मिला कि उसका जो प्रोस्टेट था वो इनलार्ज्ड है, सॉफ्ट है, क्रॉन टेंडर है, जो स्क्रॉटम है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेस्ट एक्सरे जो है वो अनरिमार्केबल है, CT स्कैन एब्डोमेन में जब हमने देखा तो हमें अल्फ़ा एंड में सारे जाके बता रहे हैं कि उसका जो है अल्फ़ा फीटोप्रोटीन थी ना वो ज़्यादा हुई हुई थी, तो क्या होगा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ठीक है। 12 ईयर्स ओल्ड बॉय सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट है और उसको जो है अपर क्वाड्रेंट पेन है, कॉलिकी एब्डोमिनल पेन है। जब हमने अंदर देखा तो डार्क ब्लैक स्टोन्स हमें गॉल ब्लैडर में नज़र आ रहे हैं। अब ये स्टोन्स किस चीज़ से बने होते हैं, ब्लैक वाले बिलीरुबिन से बने होते हैं ना, ब्लैक वाले स्टोन्स, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपल है बिलीरुबिन। फिर 316 है कि एक 54 ईयर्स ओल्ड मैन है और उसको हाई फीवर, जॉन्डिस, कॉलिक की एब्डोमिनल पेन राइट अपर क्वाड्रेंट में है, गॉल ब्लैडर जो उसको परपेट नहीं हम कर पा रहे, और हीमोग्लोबिन लेवल उसको 15 है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लेवल 0.9 है, कॉन्जुगेटेड इतना है, अल्कलाइन फॉस्फेट 180 है। तो अब उसका क्या होगा ना, क्या सिस्टम चल रहा है, तो देखें हाई फीवर है, जॉन्डिस है, कॉलिक की एब्डोमिनल पेन है, ठीक है, means there is some kind of inflammation, because of that there is a fever, gallbladder cannot be palpated on the physical examination, ठीक है। और हीमोग्लोबिन लेवल उसका थोड़ा सा मतलब ठीक ही है, हीमोग्लोबिन लेवल उसका, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन उसका 0.9 है, कॉन्जुगेटेड 1.1 है, और अल्कलाइन फॉस्फेटेज उसका थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, ठीक है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज उसका थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डायग्नोसिस, ठीक है। तो अब जो है इसका जो आंसर है ना वो आपका है चारकॉट ट्रायड, ठीक है। चारकॉट ट्रायड इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन चारकॉट ट्रायड क्या होता है जिसमें वी फाइंड एक्चुअली व्हाट, द हाई फीवर, ठीक है, हाई फीवर, जॉन्डिस, एब्डोमिनल पेन, ये जो तीनों चीज़ें होती हैं ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं चारकॉट सिंड्रोम, चारकॉट ट्रायड की।
और ये आपकी होती है इन द असेंडिंग कोलेंजाइटिस, ठीक है, असेंडिंग कोलेंजाइटिस में होती है। मींस के एक्चुअली असेंडिंग कोलेंजाइटिस क्या होता है कि नीचे से ऊपर की तरफ इन्फ्लेमेशन जा रही है मींस स्मॉल इंटेस्टाइन से ऊपर बाइल डक्ट्स की तरफ, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ द हाई फीवर, जॉन्डिस एंड राइट अपर क्वाड्रेंट पेन इज रेफर टू एज चारकॉट ट्रायड, एंड ये उन लोगों में होता है जो असेंडिंग कोलेंजाइटिस के होते हैं, जिसमें इन्फेक्शन हो जाता है हमारी बाइल डक्ट्स का बिकॉज ऑफ द असेंडिंग इन्फेक्शन फ्रॉम द ड्यूडेनम, और इसमें आपको पता है ई कोलाई इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ जब जाएगा तो उसकी वजह से ये होता है, तो ये होता है। अच्छा, तो इसका आंसर जो है सच असेंडिंग कोलेंजाइटिस होता है, लेकिन इसका आंसर इन्होंने क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस किया हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद वो ये मैं इसकी डिटेल थोड़ी सी देख रही हूँ कि वो कहते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जो एक्यूट कोलेंजाइटिस है वो ऑब्स्ट्रक्शन टू द बिलियरी ट्री है, गॉल स्टोन्स की वजह से, जिसमें स्टोन्स जो हैं वो हमारे जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड हम करते हैं उसकी डिटेक्शन के लिए, और कोलेंजाइटिस का जो ट्रीटमेंट होता है वो हम करते हैं। अच्छा, ऐसा जिसका जो आंसर है ना वो क्रोनिक पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन इसका आंसर जो है असेंडिंग कोलेंजाइटिस होता है, जो इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ। तो असेंडिंग कोलेंजाइटिस की वजह से ऊपर की तरफ जब वो आएगा तो उसकी वजह से फिर कोई प्रॉब्लम होगी ना। तो ऐसा जिसका आंसर जो है ना वो उन्होंने क्रोनिक लिखा हुआ है, क्रोनिक बी आंसर दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। इन्फेंट इज़ ब्रॉट बाय हिज मदर हु सेज दैट स्किन उसकी टेस्ट करती है सॉल्टी सी ना, सॉल्टी स्किन है उसकी, ठीक है। प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस, एट्रोफी ग्लैंड्स की हुई है, सिस्टिक डायलेशन ऑफ डक्ट्स है। तो ये सॉल्टी किस में होता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस में। और सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्लोराइड चैनल होता है, और उसकी मोस्ट कॉमन जो एबनॉर्मेलिटी आती है दैट इज़ एक्चुअली द डिक्रीज ग्लाइकोसाइलेटेड क्लोराइड चैनल। क्लोराइड चैनल की जो है ग्लाइकोसाइलेशन कम होती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में बच्चा है ना छोटा। अच्छा, जर्म लाइन म्यूटेशंस आ रही हैं कैटाइनिक ट्रिप्सिनोजिन के अंदर, डोमिनेंट डिसऑर्डर है जो बच्चों में होता है, रिकरेंट बाउट्स होते हैं स्वेयर इन्फ्लेमेशन के, जो कि कौन सी चीज़ कॉज करेंगे? कैटाइनिक ट्रिप्सिनोजिन, याद है कुछ एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में? उसके अंदर क्या होगा, फिर ट्रिप्सिन जो है वो एक्टिव हो जाएगा, बाकी सारे एंजाइम्स को भी एक्टिव करवा देगा, और जो है ना हमारे पैंक्रियाज को खा लेंगे सारे मिलके, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में ये कैटाइनिक ट्रिप्सिनोजिन की एबनॉर्मेलिटी होती है, जिसकी वजह से ट्रिप्सिन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो काम करना शुरू कर देता है। वेट लॉस है, स्टीरोडिया है, और मेल एब्जॉर्प्शन है। सीटी स्कैन में हमें जो है वो हेड ऑफ पैंक्रियास पे एक मैस नज़र आ रहा है, ठीक है। और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, एट्रोफी मिल रही है, और मार्क्ड फाइब्रोसिस हुई हुई है, लेकिन कोई मेलिग्नेंसी नहीं है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिसऑर्डर जो है याद रखना, यूनाइटेड स्टेट्स में जो है ना दैट इज़ अल्कोहलिज्म, ठीक है। अगर आपसे बच्चों में पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, दैट इज़ सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, जो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस की है, ठीक है। तो सॉरी, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में आपको फाइब्रोसिस मिलेगी, यहाँ पे फाइब्रोसिस मिल रही है, हाँ। तो दिस इज एक्चुअली द क्रोनिक उन्होंने खुद बताया, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस है, और उसका जो मोस्ट कॉमन कॉज यूनाइटेड स्टेट्स में है वो क्रोनिक अल्कोहलिज्म है। और यही अगर पूछे बच्चों में कौन सा कॉज है मोस्ट कॉमन, तो दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। फिर 48 ईयर्स ओल्ड मेल है, अल्कोहलिक है, उसके अंदर मलेज फीवर, एब्डोमिनल पेन, ये सब कुछ उसके बैक पे जा रहा है, ठीक है। अब बाउट्स ऑफ पैंक्रेटाइटिस हैं, और ब्रिस्क ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीने की वजह से ना अल्कोहल, और उसके बाद वो बता रहे हैं कि सीटी में हमें फ्लूइड फील्ड मैस मिल रहा है पैंक्रियाज के अंदर। अच्छा, पैंक्रियाज में ना हमें जब भी फ्लूइड फील्ड मैस बनेगा तो हमें सबसे पहले सूडोसिस्ट जो है ना ये हमारी माइंड में आनी चाहिए, क्योंकि ये पैंक्रियाज में ना जब पैंक्रियाटाइटिस हुआ होता है ना तो उसकी वजह से ये सिस्ट सी बन जाती है, फ्लूइड फील्ड सी, ठीक है। तो ये हमें आना चाहिए माइंड में। इसमें क्लियर फ्लूइड है और लार्ज सिस्टिक स्ट्रक्चर है, एपिथेलियल लाइनिंग है, ठीक है। तो ये जो सिस्ट सी बनी होती है ना, ये जो पैंक्रियाज में बनती है, हमेशा याद रखना सूडोसिस्ट होती है, ठीक है। ये हमने पैथोमा में भी देखा था। अकॉर्डिंग टू द कोरवोजियर्स लॉ, पैंक्रियाटिक कैंसर जो कि हेड ऑफ पैंक्रियाज में होता है, उसमें क्लिनिकल साइंस क्या आते हैं? तो क्लिनिकल साइंस इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कि उसमें जॉन्डिस जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है, और गॉल ब्लैडर जो है वो डायलेट हो जाता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है, और गॉल ब्लैडर जो है वो डायलेट कर जाता है, ठीक है। देखें सिंपल सी बात है कि जब हेड ऑफ पैंक्रियाज में कैंसर होगा
तो वो हमारे ड्यूडेनम को कंप्रेस करेगा ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, सारा बाइल पीछे जमा होना शुरू हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, और गॉल ब्लैडर जो है पीछे से डायलेट कर जाएगा। तो यही सिंपल सी बात है। तो इसमें ये क्लिनिकल साइंस आता है, दिस इज़ नोन एज कोरबोजियर्स लॉ। ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं कि 45 ईयर्स ओल्ड मैन है, उसको 2 डे हिस्ट्री है किसकी, नॉन कीटोटिक डायबिटिक मेलाइटिस की, एनीमिया की। ठीक है। उसको माइग्रेटरी निक्रोलाइटिक जो है माइग्रेटरी स्किन रैश है, और कौन सा जो ओरिजिन ऑफ ट्यूमर है जो कि ये कॉज कर रहा है। अच्छा, अब जो उसे नॉन कीटोटिक डायबिटिक मेलाइटिस है, अब इसका जो इन्होंने आंसर लिखा हुआ है वो ए लिखा हुआ है, ए सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज। जो अल्फा सेल्स होते हैं वो ग्लूकागॉन रिलीज़ कर रहे होते हैं ना, तो उन्होंने कहा है कि मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस दिस सेट ऑफ थिंग। ठीक है। वो इन्होंने इसका आंसर लिखा हुआ है कि फंक्शनल आइलेट सेल ट्यूमर्स ऑफ द पैंक्रियाज जो हैं वो स्पेसिफिक सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं, जिसमें से एक होते हैं ग्लूकागोनोमास। ठीक है। जो ग्लूकागोन का एक्चुअली ट्यूमर होता है वो ग्लूकागोन रिलीज़ कर रहा होता है, और इसमें हमारे पास क्या होता है, माइल्ड नॉन कीटोटिक डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है, एनीमिया होता है, और वीनस थ्रोम्बोसिस होती है, स्फीयर इन्फेक्शंस होते हैं, माइग्रेटरी नेक्रोटाइजिंग एरिथमेटिस स्किन रैश होती है। ठीक है। तो ये जो माइग्रेटरी स्किन रैश है और इसके साथ साथ ये अनीमिया है, डायबिटीज़ नॉन कीटोटिक माइल्ड है। ठीक है। ये सारे आपको किसकी तरफ लेके जाएंगे कि ग्लूकागोन का ट्यूमर बना हुआ है, अल्फा सेल्स का ट्यूमर बना हुआ है। ठीक है। इसमें फिर ब्लड शुगर कम हो जाती है, हंगर होती है, स्वेटिंग होती है, नर्वसनेस होती है। सॉरी, ये मैंने उसका बता दिया है, ये तो होगा ना उसका इंजुलिनोमास। ठीक है। स्वीयर इन्फेक्शंस। अच्छा, इंजुलिनोमास की बात करने लगे हैं कि ये एक्चुअली आपके ट्यूमर्स होते हैं बीटा सेल्स के ना, तो ये मोर कॉमन होते हैं। आइलेट सेल न्यूप्लाज्म्स आर यूजुअली बिनाइन। ठीक है। बिनाइन होते हैं ज़्यादा, उनमें लो ब्लड शुगर, हंगर, स्वेटिंग, नर्वसनेस होती है। फिर आपके एक होते ट्यूमर्स सोमैटोस्टेटिन के ट्यूमर्स होते हैं। ठीक है। सोमैटोस्टेटिन जो है उनके सेल्स के ट्यूमर्स होते हैं, सिग्मा सेल्स के। ठीक है। और वो जो है ना माइल्ड डायबिटीज़ प्रोड्यूस करते हैं, गॉलस्टोन्स प्रोड्यूस करते हैं, स्टीरोरिया और हाइपोक्लोरहाइड्रिया। ठीक है। और मिलिग्नेंट होते हैं ज़्यादा। फिर जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम्स होते हैं, जो गैस्ट्रिनोमाज होते हैं, उसमें गैस्ट्रिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है, और इसकी वजह से HCl ज़्यादा हो जाता है, पेप्टिक अल्सरेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और गैस्ट्रिनोमाज जो होते हैं वो भी ज़्यादा मिलिग्नेंट होते हैं। ठीक है। तो ये सारे पैंक्रियाज के एक्चुअली बाकी इस तरह के ट्यूमर्स होते हैं, लेकिन ये जब माइग्रेटरी स्किन रैश, एनीमिया, माइल्ड या नॉन कीटोटिक डायबिटीज़ मेलाइटिस होगी ना, और ये जो है ना ज़्यादातर ग्लूकागोनोमाज में होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है 44 ईयर्स ओल्ड वुमेन है, और उसको रिपीटेड एपिसोड्स आ रहे हैं लाइट हेडेड, फीलिंग लाइट हेडेड। ठीक है। स्वेटिंग हो रही है, फीलिंग लाइक शी इज़ अबाउट टू फेंट। ठीक है। अच्छा, वो कहती है जब मैं ऑरेंज जूस पीती हूँ या कैंडी खाती हूँ फिर मैं ठीक फील करती हूँ। उसके बाद वो बता रहे हैं कि उसके जो ग्लूकोज लेवल्स है वो डिक्रीज़ हुआ है अलॉन्ग विद द एलिवेटेड लेवल ऑफ इंसुलिन। ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन जो हाइपोग्लाइसीमिया का होता है और ग्लूकोज जो है वो कम हुआ हो, तो ये किस में होगा, जिसमें इंसुलिनोमाज होंगे ना। ठीक है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे जो है इंसुलिनोमाज नहीं लिखा हुआ। 323 का आंसर ये विपल्स ट्रायड है। विपल्स ट्रायड क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन्होंने बताया हुआ है कि विपल्स ट्रायड में क्या होता है। इंसुलिनोमाज आर द ट्यूमर्स जो कि ओरिजिनेट करते हैं बीटा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में। इनमें क्या होता है, एक्सेस इंसुलिन होना शुरू हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया, हंगर, स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, और जो है इन्होंने बताया कि विपल्स ट्रायड होता है इसमें हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है। सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया और रिलीफ ऑफ दीज सिम्टम्स विद अ ग्लूकोज इंटेक। ठीक है। तो ये है विपल्स ट्रायड, जिसमें क्या होता है, पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होता है, सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया होते हैं, और सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया रिलीव बाय द ग्लूकोज इंटेक। तो ये एक्चुअली इंसुलिनोमास की करेक्टरिस्टिक चीज़ होती है, और ये विपल्स ट्रायड में होते हैं। ठीक है। 20 ईयर्स ओल्ड विमेन है, और उसको जो है एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं, और जो है इज़ ऑफ नॉर्मल हाइट एंड वेट। लैब इन्वेस्टिगेशन में हमें कोई एबनॉर्मेलिटी नज़र नहीं आई। ठीक है। एंटीबॉडीज़ जो है नज़र नहीं आई, और उसकी बाकी फैमिली को भी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब वो कहते हैं कि वो जो है उसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इंक्रीज हैं, लेकिन उसको कोई ओबेसिटी नहीं है, बाकी सारे उसके सिम्टम्स नॉर्मल हैं। ठीक है। मतलब कि ना उसके एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, ना वो ओबीज़ है, मतलब उसको ना टाइप 1 डायबिटीज़ है ना टाइप 2 डायबिटीज़ है।
तो उसको क्या है, मैच्योर ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग है, ठीक है, और वो है भी यंग फीमेल है, ठीक है। तो इसकी डिटेल अगर हम देखें तो वो ये होती है कि जो होती है, इसको हम कहते हैं जुवेनाइल, इस तरह की जो टाइप होती है ना, जिसमें ना डायबिटीज़ 1 हो ना डायबिटीज़ 2 हो, ठीक है। तो ये कहते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ वाज फॉर्मली कॉल्ड एज जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ बिकॉज इट इज़ प्राइमली फाउंड इन चिल्ड्रन। द पीक इंसिडेंस जो है वो प्यूबर्टी में आती है, प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़, और ये अडल्ट ऑनसेट है। अच्छा, उसके बाद वो बता रहे हैं कि जो है मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ द MODY इज़ माइल्ड इंक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज एंड एसिम्प्टोमेटिक यंग पर्सन विद अ प्रोमिनेंट फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ ऑफन इन द ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। मतलब ये सिंपल सी बात है कि जो टाइप 1 और टाइप 2 के डायबिटीज़ के सिम्टम्स नहीं आ रहे होंगे ना, फिर हम उनको MODY में लेके जाएंगे, जिसमें माइल्ड सी हाइपोग्लाइसीमिया और इस तरह के माइल्ड से हाइपरग्लाइसीमिया और इस तरह की सेंडीज आ रही होती है, मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होती है, यंग पर्सन होती है, फैमिली में होती है, ठीक है। तो ये था 12 ईयर्स ओल्ड नॉन ओबीज बॉय है, उसको एलिवेशन हुई है फॉर एलिवेशन आफ्टर बिकमिंग सिक एट स्कूल, ठीक है। और वेट लॉस है, उसको पोलीफेजिया पोलीडिप्सिया ये सारे आ रहे हैं, हाइपरग्लाइसीमिया है, इंक्रीज ग्लूकोज है और कीटोन्स है। तो अब उसके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है ना, तो ये आपने बताना है। तो क्या प्रॉब्लम चल रही होगी उसके अंदर, जो है ये हुआ हुआ है ना कि अच्छा नॉन ओबीज़ है, मतलब कि टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं है। पहली बात, टाइप 2 डायबिटीज़ ओबेसिटी में होती है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि उसको वेट लॉस है, पोलीफेजिया पोलीडिप्सिया पोलीयूरिया है और हाइपरग्लाइसीमिया है और इंक्रीज्ड जो है ग्लूकोज एंड ट्रेस कीटोन्स हैं उसकी बॉडी में। तो टाइप 1 डायबिटीज़ होगी ना, और टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ में हमें लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन मिलती है पेंक्रियाटिक आइलैंड्स में, ठीक है। कि इसमें क्या होता है कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उसमें हमें लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन मिलती है, और जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उसमें हमें एमाइलॉइड डिपोजिशन मिलती है, ठीक है। 35 ये आपका लास्ट MCQ है इसका GIT का, आई थिंक, हाँ 327 तक है, 2 रह गए हैं। अच्छा, ये 35 ईयर्स ओल्ड ओबीज़ वुमेन है, उसको नॉर्मल हाइट है और हाइपरग्लाइसीमिया हुआ है उससे फॉलोइंग द मील, ठीक है। तो उसके नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन पे अच्छा उसके बाद बता रहे हैं डिक्रीज अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड मोस्टली सो द इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ जो है ना ये, तो दिस इज़ एक्चुअली द एडिपोनेक्टिन, ठीक है। देखिए डिक्रीज अमाउंट उन्होंने पूछी है ना, एडिपोनेक्टिन जो होता है ये आपको हेल्पफुल होता है आपके लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करता है, ये आपके फैट सेल्स होते हैं और ये आपकी जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर रहे होते हैं, उसमें ये टेक पार्ट कर रहे होते हैं। तो अगर एडिपोनेक्टिन जो है ये कम हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो है टाइप 2 डायबिटीज़ होगी, ठीक है। एडिपोकाइंस दे आर ग्रुप ऑफ साइटोकाइंस विच आर सिक्रीटेड बाय द एडिपोज टिश्यू एंड इंक्लूड द लेप्टिन, एडिपोनेक्टिन and resistin and plasminogen activated inhibited 1 tumor necrosis factor alpha and visfastin। अब ये जो होते हैं ये फूड इनटेक को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस फूड इनटेक एंड लो लेवल्स में बी एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। कि जैसे हम खाना खाते हैं ना, ठीक है, जब मतलब हम खाना खाएंगे तो ये लोग हमें क्या करेंगे, ये हमारे खाने को जो है ना कि हमें कहेंगे बस कर दो, खाना पूरा हो गया बस कर दो, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी सेटाइटी वगैरह को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनका मतलब इस तरह का ही काम होता है, ये हमारी जो है ना मतलब टेक पार्ट कर रहे होते हैं हमारी नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में और इस तरह से। तो अगर ये कम हो जाएंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। डिपोनेक्टिन इसमें आते हैं, मैंने नाम लिया ना ये सारे इस तरह के, डिपोनेक्टिन उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 57 ईयर ओल्ड वुमेन है, उसको लॉन्ग हिस्ट्री है टाइप 2 डायबिटीज़ की, इन सब में इन्होंने बताया हुआ है, ये सारा बतू के बताया हुआ है। कोई अच्छा बताएं कि इसकी जो किडनी थी उसके अंदर इस तरह की चीज़ें क्यों आई। तो हमने पढ़ा था एक कि नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोजाइलेशन हो जाती है प्रोटीन्स की ना डायबिटीज़ में ना, इसमें नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसिलेशन हो जाती है हमारे प्रोटीन्स की। फॉर एग्जांपल हमारी ब्लड वेजल्स हैं उनके ऊपर भी प्रोटीन्स हैं, तो वहाँ पे नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसिलेशन होगी तो हमारी ब्लड वेजल्स जो है उनकी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाएगी और उसकी वजह से हमारी किडनीज भी नॉर्मल है, उनको भी प्रॉब्लम आएगी ना ब्लड सप्लाई में। तो इस वजह से ना इसका आंसर ये होगा, ठीक है।
अच्छा, अब मैं आपको ये कहना था कि आपसे एक बात करनी थी, वो ये कि मेरा खुद अभी पैथो का ही पेपर है, आप लोगों के साथ ही है प्रॉफ मेरा भी, तो इसलिए ना मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे एमसीक्यूज़ करवाऊँ। मेरी कोशिश है करवाऊँ, जितने हो सकेंगे करवाऊँगी और इंशाल्लाह पूरी कोशिश से करवाऊँगी, ठीक है। और बाकी सीमेट के एपिडेमियोलॉजी के मैं कर दूँगी अपलोड, जो उसके थे हुए पे थे स्टार्ट, वो इंशाल्लाह टाइम निकाल के कर दूँगी। लेकिन मैं आपसे 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहती कि सारे एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है। बिकॉज़ मैंने भी अब स्केड्यूल अपना बनाया है, उसके अकॉर्डिंग अगर तो मेरे पास उस स्केड्यूल में से टाइम निकलता है तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं आगे से एमसीक्यूज़ बनाऊँगी। अदरवाइज़ आई एम सो सॉरी, मैं बनाना चाहती हूँ लेकिन खुद मैं थक गई हूँ सही बात है, और बहुत टाइम लगता है एमसीक्यूज़ को देख के, उनको जो है बुक से कंसल्ट करके ना फिर आपको बताना। तो लिटरली अगर आपको बताऊँ ना, तो मैंने थ्रू आउट के एमसीक्यू स्टार्ट किए थे, तो मैं सोच रही थी कि 3 घंटों में हो जाएंगे, लेकिन वो पूरा दिन ही उसमें तकरीबन लग गया। और फिर सीमेट के स्टार्ट किए थे तो वो लिटरली 30 मिनट्स का था, लेकिन वो ये था कि मेरा आधा दिन सीमेट पे लग गया तकरीबन। तो उसके और भी मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन वो अभी शेयर करती हूँ आपके साथ। लेकिन ये है कि टाइम टेकिंग काम है। पर्सनली आई एम सो सॉरी फॉर दिस, लेकिन यह है कि अब अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानी करे। जितना आपने पढ़ लिया ना उस पर यकीन रखें, इंशाल्लाह आपके पेपर्स बहुत अच्छे होंगे। आप मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा कि जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।